हम अपने सफ़र पे कंटिन्यू करते हैं। हम ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं और उसमें हमने कुछ एक चीज़ें देखी। बाय एंड लार्ज हमारी बातें हो गई मुकम्मल। कुछ एक टिडबिट्स हैं, ये थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हैं जो हम आज देखेंगे। तो एवरेज इंसान की अंडरस्टैंडिंग के लिए उतने ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन मैंने सोचा कि शायद जब कभी ये सेशंस यूट्यूब एट्सेट्रा पे होंगे तो मे बी सम पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एट्सेट्रा, तो वो शायद इस सीरीज़ से फ़ायदा उठाएं। तो ये टॉपिक्स भी कवर कर ही लेते हैं, जब बात छिड़ी गई है तो छिड़ जाए पूरी। तो आज हम देखने वाले हैं नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट, और इसी का एक और वेरिएंट है रियल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट, और फिर हम करेंसी कन्वर्टेबिलिटी को देखेंगे। एंड इफ वी गेट टाइम वी माइट टच वन मोर टॉपिक, तो बट यही हमारा कोर डिस्कशन होगा। नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट को पहले देख लेते हैं, ये क्या होता है। एक्सचेंज रेट तो हम सब समझते हैं, अब ये कहाँ से आ गया नया नॉमिनल इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखिए ये जो कोई कंट्री होती है ना, ये बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है, किसी एक कंट्री के साथ तो ट्रेड नहीं करती। सो इट ट्रांजैक्ट्स विद से European countries and Asian countries, North American countries, and all of these things. And say for example, exchange rate with respect to any particular currency is fluctuating. Devaluation हो रहा है, ये depreciation हो रहा है या appreciation हो रहा है currency का। Say with respect to Kuwaiti dinar. तो what does this tell us about your economy? Not much, क्योंकि this fluctuation can be caused by what's happening inside Kuwait as, right? ये कुवैत की वजह से भी हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी तो इकॉनमी ही है। उनके यहाँ रुपीज़ की या आपके करेंसी जो भी है उसकी क्या डिमांड है, तो उस पर भी तो वैरी करेगा ये, क्योंकि दो इकॉनमीज़ के बीच में होती है एक्सचेंज रेट्स। सो हाउ वुड वी नो how is your economy doing externally? How is your currency doing? So for that we have developed this concept, nominal effective exchange rate. You can understand, आम लोगों का इसके साथ लेना देना नहीं होगा। उनका लेना देना होगा how is rupee doing with respect to dollar, with respect to pound, with respect to euro, या विच एवर करेंसी दे पर्टिकुलरली डील विद। अगर कोई किसी कंट्री में जा रहा है उसको वहाँ का एक्सचेंज रेट ज़्यादा रिलेवेंट होगा। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द वेड एवरेज ऑफ नॉमिनल बायलेटरल एक्सचेंज रेट्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने बहुत सारी करेंसीज को एक साथ लिया होता है और उनके साथ कितना ट्रेड करते हैं हम, वैसे उनको वेटेज देकर ओवरऑल निकाला जाता है कि ओवरऑल एक्सचेंज रेट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए डॉलर इज़ यूज्ड इन अ पर्टिकुलर इकॉनमी एज फॉर 35% ऑफ द टोटल ट्रेड। तो NER को कैलकुलेट करने के लिए 35% वेटेज रुपी पर डॉलर को दिया जाएगा। ये ज़्यादा एकेडमिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं, यही जो मैंने जैसे US का लिया। से फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान के मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं US, चाइना और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट द करेक्ट टर्म, यूरोजोन वुड बी करेक्ट टर्म, क्योंकि हम करेंसी की बात कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन में ऐसी कंट्री हो सकती है, हैं भी, जिनकी करेंसी यूरो नहीं है, तो यूरोजोन वुड बी ए बेटर टर्म। मैंने जानबूझ के यूरोपियन यूनियन बोला था ताकि मैं ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई कर पाऊँ कि लैंग्वेज की सटीकता बड़ी मैटर करती है। खैर, से फॉर एग्जांपल ये बड़े पार्टनर्स हैं। हिंदुस्तान का ओवरऑल ट्रेड में से 40% मान लीजिए US के साथ है, 30% मान लीजिए चाइना के साथ है,
30% मान लीजिए यूरोजोन के साथ है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मान लीजिए एक्सचेंज रेट US डॉलर और हिंदुस्तान की करेंसी की 75 रुपये है। मान लीजिए चाइना की करेंसी और हिंदुस्तान का से 11.5-12 रुपये है। मान लीजिए यूरो और रुपये का एक्सचेंज रेट 88 रुपीज़ है। ये पर 1 यूनिट ऑफ देयर करेंसी में बात कर रहा हूँ। तब हम नेर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? US डॉलर की जो वैल्यू है रेज्ड पावर, उसका परसेंटेज टर्म्स में कितना वेट है, मल्टीप्लाइड बाय चाइना की क्या वैल्यू है करेंसी की, रेज्ड पावर उसका क्या वेट है, एंड मल्टीप्लाइड बाय यूरो की क्या वैल्यू है, रेज्ड पावर उसका क्या वेट है। सो इट वुड टर्न आउट टू बी 75 रेज्ड पावर 40/100 multiplied by 11.5 raised power 30/100 multiplied by 88 raised power 30/100. So this would come out somewhere around 40.67. ये geometrical average है, geometrical weighted average है ये. So this would mean 1 unit of Indian currency can buy ये 40.67 units of this. Sorry, the other way around. 40.67 units of Indian currency would be able to buy 1 unit of that basket. तो ऐसे नियर हमको पता चलता है। अब इसी का आर चेंज करो तो रियल हो गया, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये आपके लिए गेस करना मुश्किल नहीं होगा, इसको समझना। हमने नॉमिनल और रियल के बीच में डिफरेंस बताया था व्हेन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज डन। सो अ कंसेप्ट चेंजेस फ्रॉम नॉमिनल टू रियल। तो यहाँ पे भी अब इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट किया जाएगा। सो रियर वुड बी नियर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस लेवल का डिफरेंस। प्राइस लेवल का डिफरेंस ये हमको एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स बताएगा। रियर कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी इकॉनमी में एक गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है, टोटल इकॉनमी में बस एक गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है, एक गाड़ी की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो आपका GDP क्या हो गया? 1 लाख रुपए। 10 साल हो गए, इकॉनमी चल रही है 10 साल बाद भी आप एक ही गाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन 10 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू है 10 लाख रुपए। तो अगर आप देखेंगे 1 लाख से 10 लाख हो गया GDP, तो ऐसे तो लग रहा है ग्रोथ हो रही है, लेकिन हकीकी मायने में एक ही गाड़ी तब भी प्रोड्यूस हो रही थी, एक ही गाड़ी अब भी प्रोड्यूस हो रही है। सो वी नीड टू एडजस्ट GDP फॉर इन्फ्लेशन, वी नीड टू एडजस्ट इट फॉर प्राइस राइज। सेम यहाँ पे है, प्राइस राइजेस की वजह से भी इस पे असर पड़ सकता है। सो वी मल्टीप्लाई नियर बाय प्राइस लेवल डिफरेंस, प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो क्या होता है? फॉरेन का प्राइस लेवल क्या है डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस लेवल। तो वहाँ पे भी जो प्राइस की फ्लक्चुएशंस होंगी वो भी एडजस्ट हो जाएंगी, और यहाँ की जो होंगी प्राइस लेवल की डिफरेंसेस वो भी एडजस्ट हो जाएंगी। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन बना कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो इज फॉरेन प्राइस लेवल डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस लेवल। अब देखिए हिंदुस्तान की इकॉनमी की तरह दिस वुड अप्लाई टू ऑल थर्ड वर्ल्ड इकॉनमी, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सब पे अप्लाई होगा। हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन US से ज़्यादा होती है यूजुअली, हर जगह ऐसा ही होता है थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज में। देयर इकॉनमीज आर मच मोर वोलेटाइल। सो प्राइस लेवल इन इंडिया वुड बी इंक्रीजिंग एट ए फास्टर रेट देन से फॉर एग्जाम्पल US। तो जो ये हमारा PB/PD था, प्राइस लेवल ऑफ फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल ऑफ इंडिया, सो इंडिया का प्राइस लेवल फास्टर रेट पे बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग फास्टर देन द न्यूमरेटर, सो द वैल्यू ऑफ प्राइस रेशियो वुड बी डिक्रीजिंग विद टाइम। So even if near would be increasing, nominal exchange rates would be increasing, real exchange rate would be increasing at a slower rate or even decreasing. इसको ऐसे समझ लीजिए कि nominal exchange rate है 100, ठीक, 100 multiplied by 1, सेम प्राइस लेवल है तो 100 हो गया। 5 साल बाद क्या हुआ? वहाँ की प्राइस लेवल सेम रही,
यहाँ की प्राइस लेवल दुगनी होगी, ठीक। रेयर बढ़ के 100 के बदले मान लीजिए 160 हो गया, 160 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 80 हो गया रेयर, घट गया। तो ये होता है। सो प्राइस रेशियो कीप्स ऑन फॉलिंग मोर एंड मोर, एंड इवन व्हेन near is increasing, rear doesn't. It doesn't increase as much. This means real depreciation is less than nominal depreciation of the local currency. और ये थर्ड वर्ल्ड करेंसीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनकी करेंसीज उतनी नहीं गिर रही होती जितना एक्सचेंज रेट दिखा रहा होता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसकी सबसे अच्छी मिसाल हम इस वक्त ले सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी। पाकिस्तान की करेंसी इतना गिर रही है, लोगों को लग रहा है पाकिस्तान के लोग खा क्या रहे हैं, जबकि इसमें हकीकत है कि करेंसी गिर रही है। लेकिन उसको अगर रियल टर्म्स में देखेंगे, RER टर्म्स में, तब भी गिर ही रही है, लेकिन उतनी नहीं गिर रही जितनी नियर टर्म्स में वो गिर रही है। न्यूज़ में रिपोर्ट होती है नॉमिनल रेट्स, लेकिन पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक होगा वो देख रहा होगा रेयर, RER, वो उसको देख रहा होगा। इनफैक्ट व्हेन सेंट्रल बैंक्स ट्राई टू डिसाइड ऑन revaluation of the currency or depreciation of the currency, they consider real depreciation, not nominal depreciation. So they would use real value. Now the physical significance of real value वो तो दिख ही रहा है। Real value जो है, it tells the combined effect of depreciation because of inflation and foreign exchange. ये दोनों चीज़ों को कंसिडर कर रहा है। सो इट इज़ एक्चुअली टेलिंग अस हाउ मच द करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डॉलर एंड विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। ये दोनों चीज़ को कवर कर रहा है, इसीलिए RER इज कंसिडर्ड टू बी ए बेटर वे। लेकिन ये सारा एकेडमिक है, आम लोगों को इसके साथ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। आम इंसान का लेना देना ज़्यादा होता है बाइंग एंड सेलिंग एक्सचेंज रेट से। ये दोनों नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स है, दैट मीन्स दीज आर नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर। बाइंग रेट होती है एट विच ये जो बैंक्स होते हैं, एक्सचेंज बैंक्स जो होते हैं, वो फॉरेन करेंसी खरीदते हैं, और सेलिंग रेट होती है जिससे वो बैंक फॉरेन करेंसी को बेच रहा है। अब बैंक्स अपना प्रॉफिट भी बीच में रखते हैं, तो सेलिंग रेट इज़ ऑलवेज हायर देन बाइंग रेट। अब ज़रा ध्यान दें, आप जब बैंक से करेंसी खरीदेंगे तो आप खरीदेंगे सेलिंग रेट पे। सो व्हेन यू परचेज फ्रॉम बैंक्स, यू परचेज एट सेलिंग रेट, एंड व्हेन यू सेल योर करेंसी टू बैंक, यू सेल इट एट बाइंग रेट। इंटरेस्टिंग हो गया ना? और क्या है समझने वाली बात, हम ये टिडबिट्स को कवर कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी नाम से ही समझ आ रहा है कि कितना आसानी से या कितना मुश्किल से एक करेंसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट की जा सकती है। दैट इज़ करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल ही रिजिड रखा है, आपकी करेंसी को कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता दूसरी करेंसी में, तो ऐसा भी हो सकता है, मना कर रखा है बैंक ने। तो आपके बैंक के पास मुझे डॉलर दो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, बोला कर ही नहीं सकते कन्वर्ट सर, आप 100 रुपये दें, हम आपको 100 रुपये वापस देंगे। या फिर 100% कन्वर्टेबिलिटी, जो भी जैसे मैं उठा के जा रहा है कन्वर्ट करा के ला रहा है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसकी भी एक अपनी पॉलिसी बनती है कि कंट्री कैसे इसको डील करेगी, किस हद तक का कन्वर्टेबिलिटी करेगी, और इसका क्या होता है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हमने बात की, उसके हर स्टेज पे यू नीड कन्वर्शन ऑफ मनी। ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको पे कर रहे हैं, उस वक्त डॉलर्स में पे करना है आप, लेकिन अर्न कर रहे हैं रुपीज़ में, कन्वर्ट करने की ज़रूरत, ठीक। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप डॉलर कमा रहे हैं, हिंदुस्तान में डॉलर का क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आप उसको कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, ठीक। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। रेमिटेंसेस डॉलर में आ रही है, डॉलर के अचार डालेंगे, नहीं, आपको रुपीज़ चाहिए। हर एक स्टेज पे फॉरेन लोन दे दिया, जापान ने लोन दिया, जापान ने $1 बिलियन का लोन दिया। $1 बिलियन का क्या करेंगे, मजदूर को ये देना है, उसकी
दिन की मजदूरी उसको रुपीज़ में देनी है. सो टर्न्स आउट एट एवरी स्टेज यू नीड टू डू इट. हर एक स्टेज पे करना पड़ता है. तो हमने देखा था बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है. करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन को किस आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. सो दीज आर फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही है तो किस हद तक उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलेंगे. हिंदुस्तान में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 1994 के बाद फुल फ्लेजेड शुरू होगी. इसका मतलब क्या हुआ, उससे पहले कन्वर्ट नहीं कर सकते थे. उससे पहले आरबीआई का परमिशन चाहिए होता था. अब आरबीआई का परमिशन नहीं चाहिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए. तो फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है. कैपिटल अकाउंट में पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, फुल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई की रेगुलेशन एग्जिस्ट करती है लेकिन कुछ मामलों में नहीं भी करती है. नॉट फुल्ली, हर मामले में नहीं. तो पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है उसको समझने के लिए लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन, शुड इंडिया हैव फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी? एंड दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट बिकॉज देयर आर economists who argue that India should have full capital account convertibility as well. तो कैपिटल या करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का रोल ही क्या होता है, इस सवाल को आंसर करने में हमें वो पूरा समझ ही आ जाएगा. ये पूरा मुद्दा ही हमको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह. देखिए क्या फ़ायदा होगा. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अगर नहीं है तो थिंक ऑफ योर सेल्फ एज द ओनर ऑफ ए कंपनी इन यूएस. आप हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 100 साल का इन्वेस्टमेंट. ठीक, ये 10 साल 15 साल बाद रिजल्ट देना शुरू करेगा. आपने मन में सोचा है कि कम से कम 100 साल के लिए मैं इस इकॉनमी में इन्वेस्ट करूँगा. 10 साल बाद मुझे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे एंड देन वी विल सी 100 साल बाद क्या होगा. लेकिन यू हैव 2 choices. वन इज से इंडिया, अनदर इज से बांग्लादेश. 2 choices है आपके पास. हर मामले में सेम है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में डिफरेंस है. मान लीजिए इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में हिंदुस्तान में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे बंदिशें हैं, बांग्लादेश में फुल फ्लेजेड आज़ादी है. तो इसका देखिए आप पे असर क्या पड़ेगा. आप पे असर ये पड़ेगा, जब आप हिंदुस्तान आए, आप अपना $1 बिलियन लेकर आए, आपने अपना सेटअप किया. यही आप बांग्लादेश में भी कर सकते हैं. लेकिन 10 साल बाद जब आपने अपना काम वाम किया तो आपने देखा रिटर्न नहीं आ रहा है और ये वक्त सही है कि मैं यहाँ से एग्जिट करूँ अपना लॉस मिनिमाइज करके. लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ना होने की वजह से यू वुड हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप अपने डॉलर्स जो आप लेकर आए हैं उसको कन्वर्ट, ये आप जो इस कंट्री में रुपीज़ है उसको वापस डॉलर में कन्वर्ट कर ले. आरबीआई ने कहा कि नहीं, बड़ा वोलेटाइल हो जाएगा मसला, ये बहुत बड़ा पैसा है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यू कैन नॉट एग्जिट राइट नाउ. आप इसको बोरिया बिस्तर निकाल ले, लेकिन पैसा आपका यही रहेगा. आपको हर साल दिया जाएगा 100 मिलियन. बांग्लादेश में 100% इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में कन्वर्टिबिलिटी है. तो बांग्लादेश में आप बोरिया बिस्तरा उठा के कभी भी निकल सकते हैं. नाउ वेयर वुड यू इन्वेस्ट? यू वुड इन्वेस्ट ऑब्वियसली इन बांग्लादेश. ज़्यादा आज़ादी है आपको निकलने की वहाँ से. सो द आर्ग्यूमेंट फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी देन वुड बी it would lead to increase in foreign investment because many don't come because exiting is difficult. What else can it do? ये ऑपोजिट साइड में भी वर्क करेगा. हिंदुस्तानी इन्वेस्ट करना चाह रहा है बाहर और बांग्लादेशी करना चाह रहा है, ये बंदिश उन पे भी होगी. तो एक और फ़ायदा, आपके मुल्क के इन्वेस्टर्स भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक और देखिए, यूजुअली क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट बैन समथिंग ना, टर्न्स आउट इट गोज अंडरग्राउंड. ये बैन होता ही नहीं है. जैसे नशे के पदार्थ, नशीली चीज़ें जिन पे गवर्नमेंट ने बैन रखा है, तो वो बैन की वजह से क्या हो रहा है, एक शैडो इकॉनमी डेवलप हो रही है. गवर्नमेंट की तरफ से तो फुल फ्लेज्ड बैन है. तो
आर्ग्यू किया जाता है, जैसे गांजा है, गांजे के बारे में आर्ग्यू किया जाता है कि इसको लीगलाइज कर दो। लीगलाइज करने के बाद कम से कम गुड क्वालिटी गांजा वुड बी अवेलेबल। सेकंड, टैक्स रेवेन्यूज आएंगे। हम सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, हम कोई बाकी मॉरल एटसेट्रा नहीं देख रहे। क्या एक तो क्या होगा, एटलीस्ट गुड क्वालिटी पीपल वुड गेट। जिनको खरीदना है वो वैसे भी खरीद रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि उसमें आपने कोई मिलावट तो नहीं की है। तीसरा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। चौथा, उसके प्राइसेस फॉल करेंगे। और ये जो इलीगल मनी यूजुअली क्राइम को फंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उसका पता नहीं होता उस पैसे का, इसीलिए वो क्राइम में यूज़ किया जा सकता है। बाकी हर जगह ट्रेस होगा। तो अब एक कम से कम आपने इलीगल मनी का सोर्स बंद कर दिया, क्राइम बंद हो जाएगा इतना % जितना ये वाला रोल उसमें अदा करता था। अब इसका कन्वर्टिबिलिटी के साथ क्या लेना देना है? जब आपने करेंसी कन्वर्टिबिलिटी नहीं रखी होती है, लोग तो तब भी कन्वर्ट करेंगे ही, लेकिन इलीगल रूट से। आपने हवाला सुना होगा, ये टर्म आपके कानों में तो आई ही होगी। सो इलीगल इंटरनेशनल करेंसी फ्लो थ्रू हवाला, इससे कम हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। 100% कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ जब आप उसको हलाल वे से कर सकते हो, वाई गो फॉर हराम वे। जब आप उसको कर सकते हो लीगल वे से, वाई गो फॉर इलीगल वे, नो वन वुड गो फॉर इलीगल वे। ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में नहीं है ये, तो इसका मतलब कुछ नुकसान भी होंगे इसके, राइट? Those who are against would be arguing against it, na? Otherwise, if everyone is in favor, why wouldn't we do it? So there is no guarantee of increase of foreign investment. Why? Because the exit doors are equally open. आप कह रहे हैं कि आने के रास्ते खुल गए, लेकिन जाने के भी तो खुल गए। अब ये देखिए, जाने का रास्ता खुलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं होना चाहिए खुला। हमने 2008 के क्राइसिस की बात की। हमने देखा कि आरबीआई ने अलो नहीं किया था उन सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करना जिनकी वजह से वर्ल्ड इकॉनमी क्राइसिस में चली गई। लेकिन एक और रीज़न था जिसकी वजह से हिंदुस्तान क्राइसिस में नहीं गया। वो क्या था? हिंदुस्तान में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं थी। दैट मीन्स जो हिंदुस्तान से कंपनीज भागना भी चाहती थी, वो अपना पैसा लेकर नहीं भाग पाई और हिंदुस्तान की इकॉनमी बच गई। अब इससे दूसरी चीज़ भी हो सकती है। र्यूमर्स के टाइम पे जब सिर्फ र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, मान लीजिए क्राइसिस इज बीइंग एंटिसिपेटेड, अभी नहीं हुई है, एंटिसिपेट हुई है। सो अ र्यूमर ऑफ एन एंटिसिपेटेड क्राइसिस वुड लीड टू अ रियल क्राइसिस। इसकी भी एक मिसाल है ईस्ट एशियन क्राइसिस 97 की। ईस्ट एशियन क्राइसिस थाईलैंड में स्टार्ट हुआ और रिसेंट स्टडीज़ हमको दिखाती है कि थाईलैंड का अपना लोकल करेंसी भी कंट्री छोड़ के निकल गई थी, बिकॉज पीपल वर एंटिसिपेटिंग कि कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ बुरा। सब ने अपना पैसा निकाल के कहीं और रख दिया, कहीं और रख दिया। असली में क्राइसिस आ गई। अब अगर कन्वर्टिबिलिटी नहीं होती तो ऐसा काम नहीं होता। व्हाट एल्स कैन हैपन? अब अगर कन्वर्टिबिलिटी है, पैसा आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा अपनी मर्जी से, ठीक, तो कंट्री इन्फ्लेशन पे वो कंट्रोल कैसे करेगी? हमने देखा ना, मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है इन्फ्लेशन के साथ। सो फॉरेन करेंसी मीन्स मोर मनी सप्लाई, मोर मनी सप्लाई मीन्स मोर इन्फ्लेशन। सो इफ देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, हु वुड कंट्रोल इन्फ्लेशन? इसका मतलब हुआ जो कंट्री कन्वर्टिबिलिटी को फुल फ्लेजेड ओपन रखेगी, इट वुड हैव नो इंडिपेंडेंट मॉनिटरी पॉलिसी। वो मॉनेटरी पॉलिसी फिर गवर्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बैंक कर ही नहीं सकता कुछ। कैसे करेगा रेगुलेट सप्लाई को? नाउ इफ दीज कॉन्स सीम टू बी ओवरवेइंग द प्रोज, तब तो इकोनॉमिक्स का फाइनल आंसर होना चाहिए ना कि इट शुड नॉट बी देयर। व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग इट देन? इट्स ए वैलिड क्वेश्चन कि ये करना ही क्यों है डिस्कस तब, अगर इसके नुकसान ही नुकसान है। नहीं, इट इज़ राइट डायरेक्शन में जाना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बोला, ओपन मार्केट इकोनॉमी इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। मार्केट इकोनॉमी इज आर द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। बट व्हेन योर इंडस्ट्री इज इन नेशन स्टेट, जब वो अभी अभी पैदा हुई है, बन रही है,
उस वक्त ये अच्छा नहीं होता, उस वक्त क्लोज रखना, प्रोटेक्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे ही व्हेन योर इकॉनमी इज़ वोलेटाइल, जब वो डेवलपिंग स्टेज में, तब कन्वर्टेबिलिटी 100% होना अच्छी बात नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, दे कैन हैव इट। व्हाई? बिकॉज देयर इन्फ्लेशन इज ऑन द लोअर साइड। हिंदुस्तान के केस में, पाकिस्तान के केस में, बांग्लादेश के केस में, इन सारी इकॉनमीज के केस में इन्फ्लेशन इज वोलेटाइल। एंड सेकेंड, दीज कंट्रीज हैव अ लॉट ऑफ पुअर पीपल and inflation affects poor the most, and therefore governments in these countries need to have an independent monetary policy. इस वजह से इन कंट्रीज के लिए कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज नॉट गुड। हिंदुस्तान में ये सवाल लास्ट टाइम 1997 में एक्सप्लोर हुआ। तारापुर कमेटी बिठाई गई और उनसे बोला गया कि इसको ज़रा देखें और हमें बताएं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 97 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कुछ कंडीशंस बताई कि अगर ये चीज़ें हमने कर ली, जिस दिन ये अचीव करेंगे तो उस दिन के बाद हम इस चीज़ पे सोच सकते हैं। एंड दीज आर ऑब्वियस। फर्स्ट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना ये इस वक्त मैंडेट है हिंदुस्तान में आरबीआई का। आरबीआई का काम यही है। 4 ± 2, दैट मीन्स 2 से 6 के बीच इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में होनी चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच कहते हैं इसको। आरबीआई का मैंडेट है ये, उनका काम ही यही है। पहला काम ये। तो देखिए, इन्होंने ये बोला और इसको गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की। दिस वाज डन प्रोबेबली बाय द मोदी गवर्नमेंट इन 2016 आई थिंक, कि आरबीआई का ये मैंडेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाकर उनसे दूसरे मैंडेट्स छीने गए। ये उनको बोला गया कि ये वाला काम करो, डेवलपमेंट हम देख लेंगे। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला तारापुर कमेटी ने फिस्कल डेफिसिट काम करो। दीज आर गुड इकोनॉमिक्स, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। फिस्कल डेफिसिट काम करो। लो फिस्कल डेफिसिट वुड मीन योर इकोनॉमीज मैक्रो इकोनॉमी इज स्टेबल. That means local macroeconomy is stable. Lower fiscal deficit also means lower inflation. Why? Because if government has to finance its deficit, it would take money from somewhere. It would take money from banks. Banks वही money otherwise किसी और को lend करते। अब वो government ने पूरा ले लिया, तो loans would be costly, prices would rise. एंड लोअर फिस्कल डेफिसिट ऑल्सो मीन्स कि गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा बोरो नहीं करना पड़ रहा, तो प्राइवेट सेक्टर बोरो कर सकता है। तो 2003 में आई थिंक FRBM एक्ट आया था, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसने गवर्नमेंट पे ये फ़र्ज़ कर दिया कि आपको अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना है। गवर्नमेंट्स इस पे काम कर रही हैं बाय एंड लार्ज, लेकिन इट इज़ नॉट बीइंग मेट। एंड फॉर वन रीज़न और अनदर कुछ ना कुछ रीज़न आ ही जाता है, तो कुछ ना कुछ रीज़न आ ही जाता है फाइनली कि जैसे कोविड आया तो इस वजह से नहीं कर सकते, फिर कुछ आया तो इस वजह से नहीं कर सकते, तो वट एवर, नॉट हैपनिंग। बट एटलीस्ट थोड़ा सा इसकी वजह से पार्लियामेंट में डिस्कशन तो हो ही जाता है। वट एल्स? लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होना चाहिए। दिस मीन्स करंट अकाउंट डेफिसिट कम कब होगा? ये तब होगा जब आपकी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे कम हो जाएगी। सो आत्मनिर्भर भारत बिकम्स रेलिवेंट हेयर. It also reflects when your current account deficit is low, that means your economy is stable at an international level. Now, fiscal deficit was telling us your economy is stable at the local level. Current account deficit is telling us it is stable at the international level. So, these two deficits then are very important. इनको इसीलिए twin deficits कहा जाता है. Twin deficits बहुत important है. किसी भी इकोनॉमी की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने के लिए ट्विन डेफिसिट्स को देखा जाता है. व्हेन ट्विन डेफिसिट आर लो, द इकोनॉमी इज डूइंग गुड. सो दीज आर गुड मेजर्स. एंड देन तारापुर कमिटी आर्ग्यूड कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल होना चाहिए. फाइनेंशियल सेक्टर बोले तो बैंकिंग सेक्टर.
Once your banking sector is stable, then these 4 things happen, then you can go. What is India's status in 4 मामलों में? First point was inflation. Inflation continues to be volatile in India. तितर बितर है हाल. अब हिंदुस्तान का हाल वैसा नहीं है कि जहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन हो रही हो जिम्बाब्वे की तरह, पाकिस्तान की तरह, वैसा हाल नहीं है. लेकिन अभी रिसेंटली 6 को ब्रीच किया इसने. आइडियल 4 के अराउंड है, 3 के अराउंड है. तो 3 के अराउंड यूजुअली होती नहीं है. एंड देन इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एज वेल. टू मच फ्लक्चुएशंस इन इट. सो इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी अ वरी. व्हाट अबाउट फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट हिंदुस्तान का FRBM एक्ट के बाद कम हो रहा था. सो दैट इज ट्रू, इट वॉज फॉलिंग. बट सिंस कोविड इट हैज अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग. 6.5% ऑफ GDP पहुंच गया था 23 में. आइडियल इज अराउंड 3%. दैट इज व्हाट IMF recommends and that's what FRBM एक्ट ऑल्सो recommends कि 3% पे इसको लाना है. हिंदुस्तान का इस वक्त 6.5% है. They are expecting to bring it down to 5.6 in the coming season. But who knows, would they be able to? I don't think they would be able to. Why do I not think so? Because election year is coming up. अब इलेक्शन ईयर का इसके साथ क्या लेना देना? हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी की कि जब आप मॉनेटरी फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रैक्शनरी करनी पड़ेगी, कम खर्चा करना पड़ेगा. अब जब इलेक्शन ईयर होता है और आप खर्चे अपने कम कर रहे हो, दैट मीन्स पीपल्स वेलफेयर आप कम कर रहे हो. आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो इलेक्शन ईयर में लोगों को मुफ्त लैपटॉप दे, मुफ्त टीवी दे, फार्म लोन माफ़ कर दे, सड़कें बनाए, सब कुछ कर दे इसी साल में. तो यूजुअली इलेक्शन ईयर्स में डेफिसिट्स बढ़ते हैं. दीज आर पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट का हाल कि इसमें ठीक हो रहा था लेकिन बीच में इसमें हिकअप्स आ गए. व्हाट अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट? इट कंटिन्यूज टू बी हाई इवन आफ्टर गवर्नमेंट्स ट्राइंग, बट दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट बीइंग, इसको कंट्रोल में नहीं ला पाया. बैंकिंग सेक्टर में रिसेंट रिफॉर्म्स हुए, वो इसी चीज़ के लिए हुए, सो दैट दे वुड बी गिवन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उनको एक साथ मर्ज किया जाए. न्यू बेसल नॉर्म्स भी अडॉप्ट हुई और फिर डिजिटाइजेशन एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें हुई. टू बिग टू फेल वाली चीज़ें भी लाई RBI ने. ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद आप देख रहे होंगे बैंकिंग सेक्टर के फेलियर्स ऑफन टाइम्स न्यूज़ में आते रहते हैं कि बैंक्स आर फेसिंग स्ट्रेस. व्हाट इज़ द स्ट्रेस दैट वी ऑफन हियर ऑफ? टू इन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आपने सुना होगा, एसेट्स जो NPAs है आपने सुना होगा. ये सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में समझेंगे, राइट नाउ नहीं. बट यू अंडरस्टैंड बैंकिंग सेक्टर इज ऑल्सो प्रॉब्लमस. सो ऑल द 4 criteria which Tarapur committee had recommended, all the 4 are right now questionable कि हम इसमें कैसा कर रहे हैं. So based on this analysis, the conclusion is clear कि India is not ready for capital account convertibility. There remains one last topic which we need to understand in open economy, that is globalization. ग्लोबलाइजेशन हम सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं. यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का भी सिमिलर मतलब है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल हो जाता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से. इट इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज. तो इकोनॉमिक्स में जब हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, दिस इज़ व्हाट वी मीन. अदरवाइज जब हम सोशोलॉजी में इसकी बात करेंगे तो ये भी आएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली इंटरचेंज ऑफ कल्चर एंड पीपल आएगा. इकोनॉमिक्स में ज़्यादा ध्यान इकोनॉमीज़ की इंटरडिपेंडेंस. तो जब इकोनॉमीज़ इंटरकनेक्ट होती है, इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं, ये कब होगा? जब वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं. गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इसका एक्सचेंज हो रहा है. बट व्हाई वुड दिस हैपन एट ऑल? वी सेड in the very beginning that it is good economics, that you should produce what you can produce सबसे सस्ता. But there are other facilitators of globalization. First, accessibility. Accessibility एक key facilitator है globalization का. Accessibility बोले तो how easy it is to access goods, services and information.
अब मान लीजिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है यूएस से, उसमें लगते हैं 5 साल, तो एक्सेसिबल नहीं है वो इकॉनमी, उनके साथ ट्रेड आपका कम होगा, क्योंकि 5 साल बाद आपको वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप ऑर्डर आज प्लेस करेंगे, 5 साल बाद उनको पता चलेगी अगले 5 साल में वो आपके पास पहुंचेगी चीज़। अब उसके कंपैरिजन में आप मेल कर सकते हैं, रियल टाइम में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और रियल टाइम में वो उसी वक्त वहाँ से लॉन्च होगा, 1 दिन 1.5 दिन में आपके पास आएगा। नाउ दिस मेक्स ट्रेड पॉसिबल विद दिस कंट्री। तो जितना चीपर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होगा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, उतनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, एंड दैट लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। टेलीकॉम रेवोल्यूशन, ये कम्युनिकेशन का बैकबोन है, जितना ये अच्छा होगा उतना ही एक्सेसिबल इकॉनमी होगी। देन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, रिफाइंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कल्चर। इंटरनेशनल कल्चर का डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? अब आप हैम नहीं खाते, लेकिन जब इंटरनेशनल कल्चर बढ़ेगा आपके यहाँ उसकी डिमांड बनेगी। आपके यहाँ बहुत सारे कपड़े नहीं पहने जाते थे, बहुत सारी एक्सेसरीज नहीं यूज़ होती थी। अब जब इंटरनेशनल कल्चर बनता है तो आप देखते हैं कि दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी, ईरानी चाय, तो आप भी वो ऑर्डर करते हैं कि हमको भी चाहिए, हमको भी अब मायनीज़ खानी है, हमको भी ये सारी चीज़ें करनी है। तो दिस इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कल्चर। अब इंटरनेशनल कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो आपके यहाँ हो ही नहीं सकती, वो आपको करना ही पड़ेगा इम्पोर्ट। तो इट लीड्स टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी। देन व्हाट हैपन्स वंस ग्लोबलाइजेशन टेक्स प्लेस? अब हो गया ग्लोबलाइजेशन फॉर वट एवर रीजन, फर्स्ट थिंग इट डज इज कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज टेक्स प्लेस। कपलिंग नाम से ही पता चल रहा होगा, रिश्तेदारी बन रही है, कपल बन रहा है, प्रपोज हो गया, प्यार हो गया, तो ख़त्म बात। अब दिस मीन्स दैट one country's economy is linked to another country's. एक tightly coupled global economy में क्या होगा? The performance of one country would have significant spillover effect on another one. पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की इकॉनमी में स्लो डाउन वुड लीड टू स्लो डाउन इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, क्योंकि हाईली कपल्ड इकॉनमीज है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा पंगे नहीं लेता चाइना से, इस वजह से, क्योंकि अब क्या करते हैं, फिर इकॉनमीज कोशिश करते हैं डीकपल करने की। दूसरा, इससे क्या होता है, आपकी एबिलिटी टू इंसुलेट योर इकॉनमी फ्रॉम क्राइसिस डिक्रीजेस, ये भी होता है इसको। सो यू सी इट्स अ बार्गेन इंटरनेशनल ट्रेड, ना करे तो नुकसान, करे तो नुकसान, तो यू जस्ट हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। चैलेंजेस इसमें क्या आते हैं? प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक गुड्स फ्रॉम चीप इम्पोर्ट्स, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब चाइना में वही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है 10 रुपये की, आपके यहाँ वो प्रोड्यूस हो रही है 50 रुपये की। चाइना उसको हिंदुस्तान बेचता है 20 रुपये में बेचता है, 20 रुपये में वो आपके मार्केट को तो ख़त्म कर ही देता है और ख़ुद भी दोगुना मुनाफा कमाता है। तो क्या करें ऐसी चीज़ों के लिए? सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स गवर्नमेंट्स डू इस चीज़ से बचने के लिए। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ होती हैं, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ होती है, तमाम चीज़ें उस पर एक तरीके नट शेल में टैक्सेस लगाए जाते हैं सो दैट उसका प्राइस इंक्रीज़ हो। लेकिन टैक्सेस किस हद तक लगाए जा सकते हैं उस पर भी नॉर्म्स हैं, अदरवाइज यू वुड बी एक्टिंग लाइक ए क्लोज्ड इकॉनमी, तो बदले में वो भी आपके प्रोडक्ट पे टैक्स लगाएगा। सो देयर इज़ लॉट दैट इज़ एट स्टेक एंड टू बी डिस्कस्ड ऐसे इन तमाम मामलों में। सेकेंड थिंग इट डज इज इट लीड्स टू कंज्यूमरिज्म एंड योर इकॉनमी बिकम्स अ consumption driven economy as opposed to investment driven economy. We have talked about it. Third world countries need to be investment driven, not consumer driven. Consumerism से नहीं। US can afford to be consumption driven economy क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, हर एक चीज़ इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस। नॉट इन बांग्लादेश, नॉट इन श्रीलंका, नॉट इन अफ्रीका। So they need, but this thing leads to consumption expenditure. Consumption expenditure आसान भाषा में वो एक्सपेंडिचर जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, जो रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में मदद नहीं करेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, आप 2 खर्चे कर सकते हैं कल, या तो आप बिरयानी खा सकते हैं या तो आप किताब खरीद सकते हैं। बिरयानी खाएंगे, खाया, ख़त्म हो गया, नो रिज़ल्ट। लेकिन किताब आप पढ़कर उसको किसी को पढ़ा सकते हैं, एक किताब वुड एड वैल्यू, उससे और जनरेट होगा रेवेन्यू। इसको एक और मिसाल से समझ सकते हैं, आप 1 लाख रुपए 1 साल में बिरयानी पे खर्च कर सकते हैं,
या आप 1 लाख रुपए एक साल में सोना खरीदने पे खर्च कर सकते हैं, या आप मशीन खरीदने पे खर्च कर सकते हैं. सोना वुड बी बेटर इन्वेस्टमेंट दैन बिरयानी, मशीन वुड बी बेटर इन्वेस्टमेंट दैन सोना. क्यों? क्योंकि मशीन फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी और रिपल इफेक्ट्स डालेगी. सोना वैल्यू अपनी रिटेन करेगा और इंक्रीज करेगा, तो उतना अच्छा नहीं है बट इतना बेहतर है. लेकिन बिरयानी खाया 1 लाख रुपए का ख़त्म हो गया, कुछ नहीं मिला उसके बाद. सो कंज्यूमरिज्म इससे बढ़ता है. एंड देन जब आपका एक डोमेस्टिक सेक्टर अभी नया नया होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसको मैनेज करना. तो ये कुछ मसाइल हैं. एंड देन इट ऑल्सो लीड्स टू ब्रेन ड्रेन. ग्लोबलाइजेशन, आपकी इकॉनमी से निकल के आपके बच्चे किसी और इकॉनमी में जाते हैं. वुमेन का रोल इसने बड़ा चैलेंज किया है. इसके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हैं, जैसे यूनिसेक्स फुटवेयर अदरवाइज लेडीज़ का अलग होता था, जेंट्स का अलग होता है, अब यूनिसेक्स आता है. अब कपड़े भी यूनिसेक्स आने लगे हैं. लिव इन कल्चर फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ डिवोर्स इज इंक्रीजिंग. देयर आर सेक्युलर फेस्टिवल्स लाइक फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे. क्रॉस बॉर्डर कल्चरल एंगेजमेंट, मोर ओपन सोसाइटीज़ फ्रॉम द लिबरल पर्सपेक्टिव. मोबाइल टेलीफोनी का ग्रास रूट लेवल्स तक पहुंचना, ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज, मॉल कल्चर, फास्ट फूड कल्चर, डाइनिंग आउट कल्चर, ग्रोइंग मिडिल क्लास, ये तमाम चीज़ें इसी का नतीजा है. विल कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन ओपन इकॉनमी हेयर. ये आगे फिर डिफरेंट कंसेप्ट में तो आता रहेगा और वहाँ पे हम इनको और बयान करेंगे इंशाल्लाह. So for now, that would be it. If you have anything to ask, please do that.